सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट किस वर्ष बना था? ये बताइए, नोटा कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? क्या भारत भी सदस्य है सुरक्षा परिषद का? 1857 की क्रांति में किन पुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम भुवनेश चौहान है। मैं ग्राम गूगलवाड़ा, तहसीलवाड़ी, जिला रायसेन का निवासी हूँ। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग गांव के ही शासकीय विद्यालय से पूर्ण की है। तत्पश्चात मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के गांधी प्यार कॉलेज से अपना स्नातक बीएससी कंप्यूटर साइंस में पूर्ण किया है। अभी हाल ही में मेरा चयन पटवारी पद पर हुआ है, जिसके प्रशिक्षण चल रहा है। अभी ज्वाइन नहीं किया आपने? सर कर लिया है, प्रशिक्षण चल रहा है। जी। कहाँ ज्वाइन किया? सर बैतूल जिले में। बैतूल में किया है। तो ये बताएं कि अगर हम पूरब से शुरू करें, यस सर, पश्चिम की ओर जाने के लिए, तो महाराष्ट्र से लगने वाले जिलों का नाम जरा बताते जाइए। तो सबसे पूरब में कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र से लगता है? सर सबसे पूर्व में बालाघाट है। ठीक है। उसके बाद सर सिवनी है, ठीक। छिंदवाड़ा, बैतूल, और उसके बाद खंडवा। एक नया जिला भी तो बना है ना? हाँ सर, पांडुरना। छिंदवाड़ा से पहले पांडुरना पड़ेगा, फिर छिंदवाड़ा, फिर हरदा, और खंडवा, और खरगोन, और सर फिर बुरहानपुर पड़ेगा सर, और अलीराजपुर। बुरहानपुर को आपने पहले, खरगोन के बाद सर। खरगोन से पहले रखा है कि बाद में रखा है? बाद में सर। अच्छा, मतलब पहले खरगोन आएगा, फिर बुरहानपुर यस आएगा, उसके बाद अलीराजपुर सर। अलीराजपुर। बड़वानी नहीं आएगा बीच में? हाँ सॉरी सर, बड़वा नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो इन्हीं सीमाओं से लगते हुए जरा वन्य जीव अभयारण्यों का नाम और राष्ट्रीय उद्यानों का नाम भी बता दीजिए, पूरब से पश्चिम जाते समय। यस सर। सर छिंदवाड़ा में, सिवनी में सर सबसे पहले प्रदर्शनी पेंच नेशनल पार्क है। और सर बालाघाट में कुछ नहीं है? बालाघाट में सर यही बाउंड्री टच होती है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। अच्छा, बोरी क्या है? बोरी कोई अभयारण्य है या? बोरी अभयारण्य सर। अच्छा, किधर है ये? सर होशंगाबाद में पड़ता है, सतपुड़ा के जंगल में। क्या खासियत है इसकी? सर बोरी में सागौन उच्च किस्म का मिलता है, और यहाँ पे सागौन बहुतायत में पाया जाता है, और कहते हैं साल भी पाया जाता है यहाँ पे साथ में। कुछ विशेष किस्म के पशु भी पाए जाते हैं वहाँ? सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, सॉरी। वहाँ पर एक उड़ने वाला गिलहरी पाया जाता है। जी सर। कैसे उड़ता है वो? क्या उसके पंख होते हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं। मैंने सर कुछ क्लिप्स देखी हैं, एक टहनी से दूसरी टहनी पे कूद जाते हैं वो, लंबी दूरी तक कूद जाते हैं, शायद इसलिए कहते होंगे। अच्छा, इस इलाके में भारत का सबसे पुराना आरक्षित वन भी है, रिजर्व फॉरेस्ट। सर सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट किस वर्ष बना था? सर वर्ष मुझे ध्यान नहीं, बोरी है सर सबसे संरक्षित, सबसे पुराना। किस वर्ष बना था ये पता नहीं है। 1865 में ही बन गया। ठीक है। यहाँ एक खास किस्म की समस्या जनजातीय समाज को भुगतनी पड़ रही है पिछले लगभग 150-200 वर्षों से, कि विकास के नाम पर वो फॉरेस्ट रिजर्व भी बना था तो लकड़ी काटने के लिए बना था। तो अंग्रेजों के ज़माने से जो एक प्रक्रिया चली आ रही है जंगल के संसाधनों के दोहन करने के लिए, जनजातीय समाज विस्थापित होता रहता है सर। या हम कभी नदियों पे बांध बनाते हैं तो विस्थापित हो जाते हैं। उनके पुनर्वास की चिंता हम बहुत बाद में करते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की रणनीति और कार्यक्रम अपनाने चाहिए? सर इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति है, जिसमें ये प्रावधान है कि उनका सामाजिक समायोजन का भी ध्यान रखा जाए, और भूमि के बदले भूमि देने का कोशिश की जाए, और पुनर्वास के लिए जो उनके आवास है वो व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से की जाएं सर। तो हो रहा है या अभी भी कुछ विस्थापित आबादियां हैं? सर सतपुड़ा क्षेत्र का तो मुझे जानकारी नहीं है सर। नर्मदा जो बांध बने थे, सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी, उसमें विरोध हुआ था सर पुनर्वास के लिए। तो उनका पुनर्वास हो चुका है, पूर्ण हो गया है? हाँ सर, पुनर्वास जहाँ तक जानकारी है मुझे। अच्छा, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है भुवनेश। यस सर। युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम चला रही है और कृषक उद्यमी कार्यक्रम भी चला रही है सर। क्या है ये दोनों कार्यक्रम, और अलग अलग युवा उद्यमी कृषक उद्यमी क्यों बनाया है? इस दोनों कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी कोई बात नहीं। ठीक है भुवनेश। भुवनेश जी। जी मैम। गूगलवाड़ा से आते हैं जी आप। मैम। फिर तो आपने गूगल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। यस मैम। क्या है गूगल? मैम एक सर्च इंजन है गूगल,
1997-98 में इसकी स्थापना हुई है। अल्फ़ाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, इतना तो आप याद करके आए हैं, उसके जी। अलावा कुछ बताइए। अभी इसके जो अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं वो हमारे भारतीय मूल के क्या नाम है उनका? सुंदर पिचई। उनकी सैलरी बहुत चर्चा में रहती है कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। कितनी सैलरी है उनकी? नहीं पता नहीं, आपको sorry, आइडिया नहीं है? नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, गेस करिए। नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। और ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिन पर अभी भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं या सीईओ हैं, वो काबिज हैं? मैम अमेजन के जो सीए थे सत्या नाडेला थे, और अभी लास्ट टाइम जब अजय बंगा जी थे मैम, मास्टर कार्ड के थे शायद। ठीक है, और वो अब कहाँ हैं? अब शायद वर्ल्ड बैंक के वो। ठीक है, शायद नहीं हैं। जी मैम। और IMF में गीता गोपीनाथ है मैम। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ अनुमान जारी किए थे, क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपने रोहिणी आयोग का नाम सुना है? यस मैम। किस लिए आया था? ये मैम ओबीसी में उपवर्गीकरण को लेके गठित किया गया था 2017 में। जी। और उसने रिपोर्ट अपनी दी है। क्या रिपोर्ट दी है? रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ा है आपने? कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो नोटा है, नोटा का नाम सुना है? यस मैम। वोट दिया है आपने? हाँ मैम। कितनी बार दिया अब तक? एक ही बार किया मैम। एक ही बार दिया? ईवीएम से एक ही बार किया। अच्छा, तो ये बताइए नोटा कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? 2013 में आया था। 13 में। क्या फुल फॉर्म है नोटा का? नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या लगता है आपको, नोटा की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी सब लोग चाहिए। अपना वोट खराब कर देते हैं। मैम होनी चाहिए, बल्कि इसको और थोड़ा सशक्त बनाया जा सकता है। उसमें ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि एक निश्चित सीमा से यदि ज़्यादा नोटा को वोट मिलते हैं तो उस सीट पे दोबारा चुनाव होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि हमारी जो लोकसभा है अभी, वो किस नंबर की लोकसभा है? जो मतलब अभी कार्यकाल पूरा कर रही है, ये लोकसभा किस नंबर की लोकसभा है? नहीं, 17वीं नंबर की। 17वीं है, यानी कि अब जो चुनाव हो रहे हैं वो 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है अभी? मैं भूल रहा हूँ। आप भूल रहे हैं? कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरा इतिहास या मध्य प्रदेश को आप के बनने से लेकर के अब तक, यस मैम, मध्य प्रदेश से आने वाले कुछ 5 सशक्त महिला व्यक्तित्वों के नाम और उनके काम बता दीजिए। मैम पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास, जितना मध्य प्रदेश के बनने के बाद से अब तक समय बीता है, उनमें से कोई 5 बनने के बाद से। ठीक है मैम। मैम विजय राजे सिंधिया जी थी, पॉलिटिक्स में थी। उनके अलावा जमुना देवी जो उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, मध्य प्रदेश की नेता प्रतिपक्षी भी रही हैं। पॉलिटिक्स फील्ड में बताना, कोई भी फील्ड आप चुन लीजिए, कोई भी 5 सशक्त महिला व्यक्तित्व। सुषमा पटेल जी हैं, एक दमोह से, जो हैं वो क्रिकेट टीम में कैप्टन रही हैं, अभी हैं ब्लाइंड टीम में। और अभी मैम जो चिंकी यादव, अभी खेल में बहुत नाम रहा जिनका अभी पिछले साल। अच्छा, मध्य प्रदेश से कोई महिला उद्यमी हुई हैं अब तक? महिला उद्यमी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। जरूर हुई होंगी, मतलब नहीं हुई हैं? जरूर हुई होंगी मैम। क्या दिल लगता है आपको, मध्य प्रदेश में कोई महिला उद्यमी नहीं? इतना बड़ा राज्य है। होंगी मैम, जरूर होंगी, मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? श्योर हैं आप? हाँ। ठीक है। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नहीं, आपको आइडिया नहीं है? नहीं है। अच्छा, किस शहर में हो सकते हैं? इंदौर में हो सकते हैं। इंदौर में हो सकते हैं। सारा जो औद्योगिकरण है, कमर्शियल एक्टिविटीज है मध्य प्रदेश की, वो इंदौर में ही क्यों केंद्रित हैं? इंदौर का थोड़ा सा ऐतिहासिक कारण भी रहा है उसका, पहले से विकसित रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो मालवा क्षेत्र में आता है तो समतल क्षेत्र है और यहाँ पे फसल भी सही होती है, तो ये भी एक कारण है। तो फिर राजधानी भी इंदौर को बना दिया जाना चाहिए भोपाल से। जी मैम, राजधानी का तो मैम जो जब भोपाल बनी थी तो वो मध्य लोकेशन है उसकी, इसलिए उसको। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो सारा विकास इंदौर में हो रहा है, कनेक्टिविटी भी इंदौर की ज़्यादा बेहतर है भोपाल से, तो आपको नहीं लगता है कि राजधानी भी शिफ्ट कर देनी चाहिए? नहीं मैम, भोपाल बीच में पड़ता है और सब जगह से उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है, भोपाल सही रहेगा। भोपाल से सब जगह की प्रॉपर कनेक्टिविटी है? जी मैम। अच्छा, और हमारा आपका न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर में है, और सारे बड़े ऑफिसेज इंदौर में हैं और राजधानी भोपाल है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर। भुवनेश सर, आपने नोटा के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी थी, क्या आप नाटो के बारे में भी जानते हैं? यस सर। क्या है ये? सर, नाटो एक अलायंस है जो यूएस और यूरोप के बहुत सारे देश उसके वो है, सैनिक संगठन है सर, जो बेसिकली यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। क्या फुल फॉर्म है इसका? सर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या भारत इस ट्रीटी का सदस्य है? नहीं सर। कब गठन हुआ था इसका? 1949 में। इतना लंबे समय बीत गया, अमेरिका के साथ साथ विश्व के बड़े बड़े देश इसका पार्ट हैं, भारत ने क्यों नहीं ज्वाइन किया नाटो? सर, भारत की जो नीति है विदेश संदर्भ में, वो सर गुटनिरपेक्ष की नीति है, तो हम दोनों से संबंध नहीं है, न यूएसएसआर से न नाटो से। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक हैं। ठीक है, हमें जहाँ से फ़ायदा होगा हम उससे अपने संबंध बढ़ाएंगे। यस सर। ठीक है, यूएन के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। किस प्रकार का संगठन है ये?
सर विश्व स्तर पे सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और सभी देशों के मत समन्वय और सहयोग के लिए, शांति के लिए इसको बनाया गया था 1945 में। 1945 में, ठीक है। यूएन की एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी जब उसका गठन किया गया Yes, था sir. कि विश्व में शांति बनी रहे। यस सर। बट हाल ही में जिस प्रकार की गतिविधियां हम देख रहे हैं, चाहे sir. वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो, चाहे इसराइल और पैलेस्टीन हो, यस सर। ऐसे में आपको लगता है कि यूएन एज अ बॉडी फेल हुआ है? सर ये कहीं ना कहीं उसके जो उसका रोल था उस पर भूमिका पे प्रश्न चिन्ह तो सर लग रहा है कि लगातार जो वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सशक्त किए जाने की आवश्यकता है सर। फेल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतने लंबे क्रम में चीज़ें बैलेंस रखी हुई हैं, फिर भी सर सशक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, यूएन के कुछ अंगों का नाम बता पाएंगे? सर एक तो उसका जो सभा होती है सर, महासभा, यूएन महासभा होती है, ठीक है। और जो स्थायी सदस्य होते हैं 5 स्थायी सदस्य इनको यूएनएससी का पार्ट होते हैं, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सॉरी सर। ठीक है, क्या भारत भी सदस्य है सुरक्षा नहीं है परिषद सर। का? नहीं है सर। क्या आपको लगता है भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए। किन बिंदुओं पे ये आप कह सकते हैं? सर चूंकि भारत एशिया में सर एक चाइना है अभी, लेकिन एशिया में बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग रहता है और भारत इतने बड़े क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है और डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता है और इकोनॉमी के स्तर पे देखें तो डेवलपिंग नेशन है, इसलिए सर होना चाहिए भारत को। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि यूएनएससी के अलावा क्या यूएन की कोई ऐसी संस्था भी है जो बाल विकास के क्षेत्र में काम करती है? सर हाँ। कौन सी है? के लिए सर यूनिसेफ है सर। क्या फुल फॉर्म है इसका? फुल फॉर्म याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम भारत की बात करें यस सर। तो बाल विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जाने योजना के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। सर मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार? मध्य प्रदेश सरकार की बताइए पहले। मध्य प्रदेश सरकार में सर लाडली लक्ष्मी योजना है जो सबसे फेमस है। उसके अलावा सर बच्चों के लिए अन्य योजना में अटल बिहारी यहाँ पे बाल आरोग्य मिशन चलता है कुपोषण को काउंटर करने के लिए, और सर्व शिक्षा अभियान था सर, स्कूल चले हम अभियान इस शिक्षा के लिए था यहाँ पे बच्चों के लिए। ठीक है। नवजात शिशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए भारत सरकार का एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। क्या नाम है उसका? इंद्रधनुष कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कुछ बीमारियों के नाम बताए गए हैं जिन पे अगर वैक्सीन दी जाएगी तो उन्हें उनके संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सकता है। सर। कौन कौन सी बीमारियां हैं ये? जी सर, उसमें फ़िलहाल 12 टीके शामिल हैं सर। जब वो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसमें 60 टीके थे, जिनमें सर डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनेस है, पोलियो है आदि सर। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसके तहत महिलाओं में होने वाले एक प्रकार के कैंसर के लिए भी एक टीका है जिसको ऐसा कहा गया है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। कौन सा है वो? सर सर्विकल कैंसर को लेकर। सर्वाइकल कैंसर को लेकर है। ठीक है। भुवनेश, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप लोक सेवा आयोग, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सुधार के कुछ बिंदु बताना चाहें जिस दिशा में वो सुधार कर सकते हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? सर मैं ये कहूँगा, जो अभी हाल में देखा जाता है कि प्रश्नों पे बड़ी आपत्तियाँ आती हैं और हर साल कोर्ट केस जाता है सर, तो मैं प्रश्नों के स्तर पे हमें सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कोई उत्तर गलत ना हो और ऐसा विवाद की स्थिति ना बने। और सर अभी हाल में काफ़ी कॉपी चेक बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सुनिश्चित कराएंगे। क्या आप एग्ज़ाम साइकिल से संतुष्ट हैं? हाँ सर, एक ये भी है, बच्चों की मांग रहती है कि प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो यूपीएससी ऐसा पैटर्न करने की सलाह दूंगा कि फिक्स टाइम पे कैलेंडर जारी किया जाए और फॉलो किया जाए। ठीक है सर। भुवनेश, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? जी सर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं। 4 हवाई अड्डे हैं सर। कहाँ कहाँ हैं? सर भोपाल, इंदौर में, ग्वालियर, जबलपुर में। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और चौथा जबलपुर सर। जबलपुर। चारों हवाई अड्डों के नाम बता दीजिए। इंदौर वाले का क्या नाम है? जी सर, अंतर्राष्ट्रीय सर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सुधारना चाहूँगा सर, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है। भोपाल और इंदौर में। भोपाल का नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदौर में अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। और ग्वालियर वाले का क्या नाम है? ग्वालियर वाले का सर डुमना नाम नहीं सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। विजय राजे सिंधिया होगा, मैं गैस करता हूँ। ऐसा अंदाजा लगाया आपने। और जबलपुर वाले का? वो डुमना है सर, रानी दुर्गावती। अच्छा, रानी अवंतीबाई भी कोई थी? हाँ सर। वो कौन थी? सर गौड़ शासिका थी मध्य प्रदेश में, जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। अच्छा, तो क्या हुआ उनके साथ? सर वो शहीद हो गई सर, खुद से आत्म बलिदान कर दिया उन्होंने। अच्छा, और रानी दुर्गावती कब थी? ये सर मुगल पीरियड में थी,
मुगलों से इनका संघर्ष चला 16वीं शताब्दी में। अच्छा, इनका क्या हुआ? इन्होंने भी सर आत्म बलिदान कर दिया। बलिदानी स्त्रियां ज़्यादा हुई हैं यस सर। मध्य प्रदेश में, यस सर। पुरुष भी बलिदानी हुए हैं। यस सर। 1857 की क्रांति में किन पुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सर मध्य प्रदेश में जो शेख रमजान का नाम आता है, सादत खां का मेन नाम आता है, तात्या टोपे यहीं एक्टिव थे सर इसी फील्ड में। और सर जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या में टंट्या भील और खाज्या नाइक का नाम उल्लेखनीय है सर। ठीक है, ठीक है भुवनेश, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। तैयारी तो ठीक लग रही है आपकी, यस सर। प्रेजेंटेशन भी ठीक है, व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है। एक दो बातों पर सिर्फ ध्यान रखना है। जी सर। एक तो ये है कि आपका आई कांटेक्ट थोड़ा इवेजिव, अर्थात थोड़ा सा पलायनवादी टाइप का नज़र आ रहा था। जब आप जवाब दे रहे थे तो बजाय कि प्रश्नवाचक के ऊपर नज़रें टिका के जवाब देने के, आप लगातार इधर उधर की दिशाओं में देख रहे थे, जो बहुत अच्छा आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती है। तो प्रयास करिए कि नज़रों में नज़रें मिला के जवाब दें। ओके सर। ठीक है, वो आत्मविश्वास का परिचायक होता है। बाकी सब ठीक है। मेंटल अलर्टनेस एक आध मौक़ों पे, हालांकि आप सामान्यतः बहुत मेंटली अलर्ट दिखे, प्रश्नों का बहुत त्वरित गति से आपने संज्ञान लिया और सही सही उसका जवाब दिया। एक जगह जब आपसे पूछा है कि यूएन के कुछ ऑर्गन्स के नाम बताइए, तो वो फटाफट 6 ऑर्गन का नाम पहले बताना था। हाँ सर। ठीक है, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। यस सर, फैक्ट तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, और फिर उसके आगे कोई सवाल अगर बनता हो उसमें, तो पहले तो सिर्फ नाम ही पूछा गया था कि 6 कुछ, और उसमें 6 नहीं बोला जाता, कुछ। आपको वो संख्या बतानी थी कि सर 6 ही ऑर्गन है और ये। बहरहाल, लेकिन सामान्यतः आपके उत्तर अच्छे रहे, आप मेंटली अलर्ट भी रहे हैं, अभिव्यक्ति शैली ठीक है, वस्तुनिष्ठता है, फ्लो अच्छा है, ध्वनि का स्तर भी ठीक है। तो कुल मिला के आप एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालने में कामयाब होते हैं अपने पूरे व्यक्तित्व से। जी सर। सर मेरे प्रश्न है, मैं पिछली बार दे चुका हूँ 2020 में। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, उसमें जब प्रयास करता हूँ तो फिर मुझे लगता है अभिनय कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा असंतुलित हो जाता हूँ। ठीक है, स्वाभाविक होना चाहिए, दिखना चाहिए स्वाभाविक, और सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। जी सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी गति ज़्यादा है और शब्द एक दूसरे के ऊपर सवार हो रहे हों, वैसा दिखना नहीं चाहिए, वैसा दिख भी नहीं रहा है। तो शब्दों के बीच में जो समय की दूरी होनी चाहिए, ताकि एक शब्द की ध्वनि दूसरे शब्द की ध्वनि से अलग दिखे, सुनने वाले को समझने में, वो सब ठीक है आपका। तो मुझे लगता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंक आपको अभी पता नहीं लगा होगा, नहीं लगा, लेकिन जब पता लगेगा तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक अंक आपको 130 से 150-55 के रेंज में मिला होगा। अगर ऐसा परफॉर्मेंस आपने दिया होगा तो मिला होगा। और वैसे मिलने को तो कुछ लोगों को 165-66 भी मिले हैं। यस सर, 166 हाईएस्ट गया। हाँ, तो आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, आपके पास वो पात्रता है, मतलब उस व्यक्तित्व वो तत्व हैं। जी सर। अब वो उस दिन डिपेंड करता है कि आप, कुछ तो लक भी होता है कि किस तरह के सवाल आपके सामने गढ़ के परोसे गए और उस दिन आपका मिजाज कैसा था। तो 10-20 नंबर का वेरिएशन तो थोड़ा सा मूड और कोइंसिडेंस पे जाता है, लेकिन 130-40 वाला रेंज बहुत आराम से आपके लिए अचीवेबल है। ठीक है मैम, यदि आप कुछ बोलना चाहें। नहीं, सर ने बता दिया। थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।